हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अबाउट लिक्विड इन लिक्विड राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि हमारा चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन है, तो हमें 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने होते हैं। लिक्विड इन लिक्विड वो हम फिनिश कर चुके हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजिट्रोप्स एंड ऑल दैट। दूसरा है गैस इन लिक्विड, वी विल टेक इट नाउ। एंड तीसरा है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लिखो सभी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लिखो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, हर गैस हर लिक्विड में सॉल्युबल होती है, कम या ज़्यादा ये उनके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कई तरह के पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो वो तो कई फैक्टर्स हैं, बट कम या ज़्यादा हर गैस हर लिक्विड में सॉल्युबल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गैस बिल्कुल भी सॉल्युबल ना हो। अब उसमें सॉल्युबिलिटी के लिए अब एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो हम बात ही कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वी विल टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन प्रेशर। तो वो सॉल्युबिलिटी हम किस तरीके से बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि हर गैस हर लिक्विड में सॉल्युबल है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ये तो उनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं, व्हेल है, शार्क हैं, जिंदा रहते हैं। पानी के अंदर हम जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि हमारे की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और मछलियों की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, और वो उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है, जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी मिल जाती है, एंड दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। कैसे? समुद्र का पानी है, हवा तो है ही ना ऊपर। अरे समुद्र के पानी के ऊपर हवा तो है ही, हवा मतलब N2 and O2, so those N2 and O2 are dissolved in a little extent in water। तो पानी के अंदर भी थोड़ा सा O2 और N2 dissolved है, and that is not sufficient for us, but that is sufficient for aquatic life, fish and all that। दूसरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आप वो पीते हो ना, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला। तो कोका कोला जब पीते हैं तो उसका जब ढक्कन खोलते हैं तो एक फिज साउंड से एकदम एफरवेसेंसेस बाहर आती हैं, थोड़ा एक्साइट करती हैं लोगों को, वो यस थम्स अप, टेस्ट द थंडर, इस टाइप से, समझ गया ना। तो वो जो फ्यूम्स आती है, क्योंकि क्यों, जब थम्स अप में या सोडा में जब बॉटलिंग की जाती है तो प्रेशर CO2 का थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर मेंटेन करने के कारण इट गेट डिजॉल्व्ड इनटू इट इन द लिक्विड। जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हो थम्स अप की या कोका कोला की, तो बाहर तो प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घटता है तो CO2 की सॉल्युबिलिटी भी घट गई, तो सम ऑफ द CO2 विल कम आउट, और जब वो तेजी से बाहर आएगी तो इट विल कम विद द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ कोका कोला आल्सो, एंड इट कॉजेज काइंड ऑफ थ्रिल टू द पीपल। थम्स अप है ना। तो बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। अब यहां पे एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। Solubility is maximum concentration of that gas at given pressure in the liquid. So solubility means maximum concentration of gas in liquid. Solubility means maximum concentration of gas in liquid at given temperature and pressure। तो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो सकती है ऑफ गैस इन लिक्विड इन गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जैसे मान लो कोई H2 गैस है, ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो H2 एक्वस हुआ, मान लो पानी में डिजॉल्व कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो कंसंट्रेशन H2 की पानी के अंदर होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सो मोलर कंसंट्रेशन
of H2 gas in water at equilibrium is its solubility. The molar concentration of H2 gas in water at equilibrium is its solubility under given conditions. तो ये कहलाएगा solubility. अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट सॉलिबिलिटी. तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी. इसको साफ कर देते हैं, आप लिख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो जैसे फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. अब देखो, ये तो आपको मालूम ही है कि केमिकल बॉन्डिंग का एक जनरल कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल्स बढ़िया मिक्स होते हैं. जैसे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड सॉल्युबल, वेरी वेल सॉल्युबल, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो देयर इज अ जनरल रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक. So there is a general rule of solubility like dissolves like. इसका मतलब क्या निकला? Polar gases, for example SO2, is more soluble in a polar solvent. तो polar gases like SO2 is more soluble in polar solvent like water than in benzene. तो देखो SO2 gas is highly soluble in water but not soluble or negligibly soluble in benzene, क्योंकि बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट C6H6. और एग्जाम्पल जैसे ब्रोमीन iodine vapors are only little soluble in water but are easily and highly soluble in benzene और CCl4. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये भी लिक्विड है रूम कंडीशन पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये. तो बेंजीन और CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो क्या बात कही जा रही है यहां पर? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी में नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. पोलर मॉलिक्यूल्स बढ़िया सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. देन इन बेंजीन जैसे SO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट लिटिल सॉल्युबल इन बेंजीन. एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ब्रोमीन एंड I2 वेपर्स आर ओनली लिटिल सॉल्युबल इन वाटर बट आर इजीली एंड हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन. कौन सा कॉन्सेप्ट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक. समझ में आ गई बात? अच्छा, स्पेशली एक बात याद रखनी है, हम तो सॉल्युबिलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाटर सॉल्वेंट को लेके सॉल्व करते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई गैस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर आयनों में टूट जाती है तो इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल. लिखो एज ए नोट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये लिख लिया होगा आपने, मैं ये हटा रहा हूं.
क्या? इफ ए गैस undergoes ionization in solvent, then if a gas undergoes ionization in solvent, then it is highly soluble in that solvent. Then it is highly soluble in that solvent. जैसे एग्जाम्पल, HCl gas, ammonia gas are very highly soluble in water. पानी के अंदर HCl अमोनिया बहुत हाईली सॉल्युबल है। क्यों? HCl पानी में H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है, और अमोनिया भी पानी में अमोनियम आयन हालांकि पार्शियली टूटता है, बट आयन कुछ तो बनेंगे ही। सॉल्युबिलिटी इज क्वाइट हाई एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स लाइक दिस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो गैसेस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर आयनों में टूट जाएं तो दे बिकम हाईली सॉल्युबल। और क्यों ना हो, सुनो क्यों। HCl गैस है, पानी में डिसॉल्व किया, टूट गई H प्लस एंड Cl माइनस में, हाइड्रेशन हो गया, एंड हाइड्रेशन में आयन डाइपोल अट्रैक्शंस होते हैं, एंड आयन डाइपोल अट्रैक्शंस आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग। आयन डाइपोल अट्रैक्शंस आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग। तो याद रखें कि जो गैसेस सॉल्वेंट में डुबोने पर आयनों में टूट जाती हैं, दे बिकम हाईली सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो ये बात लिखी हुई है, इफ द गैस अंडरगोज आयोनाइजेशन इन द सॉल्वेंट then it is highly soluble in that solvent. important मार्क कर लो। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप। तो व्हाट इज द जनरल कॉन्सेप्ट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये तो पहला हुआ। हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। पहला था नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, पेयर पे डिपेंड करता है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको हटा दें। नेक्स्ट लिखो सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द गैस। अब देखो ये बात याद रखने की है कि डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक, बट डिसोल्यूशन ऑफ द गैसेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। और आपको तो पता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर का प्रभाव आप ली चैटिलिया प्रिंसिपल से पढ़ते हो। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, गैस का डिसोल्यूशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जैसे याद रखेंगे इस पॉइंट को, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ, मार्कर चेंज कर लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट सॉलिड्स in water is endothermic. Most of the solids dissolution in water is endothermic. For example, NaCl. नमक को पानी में घोलो, it is an endothermic process. But dissolution of gases in water
इज एक्सोथर्मिक। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, याद रखें, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। So dissolution of most solids in water is endothermic and but dissolution of gases in water is exothermic। अभी तो हम गैस की solubility की बात कर रहे हैं, तो जरा गैस की solubility की बात करें तो जैसे मान लो ये है exothermic है, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस इक्विलिब्रियम पर H2 एक्वस, ये प्रोसेस है और ये डेल्टा H फॉर दिस प्रोसेस इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो आपको तो पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड का मतलब जितनी गैस डिसॉल्व हो रही थी उतनी भी नहीं डिसॉल्व होगी, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। कौन सा नियम, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, 11वीं क्लास में पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद increase in temperature at given pressure, at a given pressure। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद कर लो, लिख लो अच्छे से कि किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। पता चला गैस जितनी डिसॉल्व हो रही थी उतनी भी डिसॉल्व ना होने की है और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अच्छा, इस बात को मैथमेटिकली आप क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से शो भी कर सकते हो। वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जो होती है कैसे, फेज चेंज के लिए, इट इज ए काइंड ऑफ फेज चेंज, इट इज ए काइंड ऑफ फेज चेंज। तो हम एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर। अब यहीं पे देखो, एट ए गिवन प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं। तो जैसे इस रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, जैसे वांट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन लिख लो, वांट ऑफ इक्वेशन। तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या थी, ln या log ऑफ k T2 upon equilibrium constant at T1 is equal to delta H of dissolution upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। मालूम है नए फॉर्मूला, इट इज ए काइंड ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कोई अलग अलग नहीं है, दे आर ऑल द इक्वेशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस, K equilibrium for this will be equal to concentration of H2 upon partial pressure of H2 gas which is constant। इसको कांस्टेंट ले रहे हैं एट ए गिवन। हम क्या स्टडी कर रहे हैं भैया, अरे स्टडी क्या कर रहे हैं ये तो बतला दो। हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या प्रभाव होगा, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेशियो जो होगा, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। सो दिस इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी एट इक्विलिब्रियम। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ये है सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको यूं भी कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट मींस C इज द solubility of gas in liquid।
तो C इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या आ गया, जरा देखना तो क्या एक्सप्रेशन लिख दें, जरा देखना। लॉग ऑफ equilibrium solubility at temperature T2 upon solubility at temperature T1 would be enthalpy of dissolution upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये है इक्वेशन, कई बार जरूरत पड़ने पर यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एक तरीके से फेस चेंज के लिए वहां पर, जबकि डेल्टा H डिसोल्यूशन is enthalpy of molar enthalpy of dissolution, molar enthalpy of dissolution of gas in liquid। तो enthalpy of dissolution is molar enthalpy of dissolution of gas in liquid, जो कि नेगेटिव होती है। गैसेस का डिसोल्यूशन इन वाटर और मोस्ट सॉल्वेंट इज नेगेटिव। और ये C1 C2 क्या है, दीज आर द सॉलिबिलिटीज। तो CT2 CT1 आर सॉलिबिलिटीज ऑफ गैस एट टेम्परेचर T2 T1 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। ये था एक्सप्रेशन फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। क्वेश्चन में अगर आता नहीं है, वैसे शीट में भी शायद नहीं होगा, IIT JEE डज नॉट आस्क द क्वेश्चन, बट अगर पूछ भी ले तो ट्रीट दिस क्वेश्चन एज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन प्रेशर। सो दीज आर द सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T2 and T1 एट गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर। तो इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो। ये तरीका है एक्सप्रेशन लिखने का। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि गैसेस का डिसोल्यूशन वाटर में या मोस्ट लिक्विड्स में एक्सोथर्मिक होता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी घट जाती है। और इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताऊं क्या, गर्मियों के मौसम में ये जो एक्वेटिक लाइफ है, शार्क हुई, व्हेल हुई, फिश हुई, ये बहुत गर्मी के टाइम में ये वो रीजन छोड़ करके दे गो टू द रीजन वेयर द टेम्परेचर इज लेस। क्यों? क्योंकि गर्मी अगर बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, प्रेशर तो वही है हवा का 1 एटमॉस्फेयर। तो हवा की जो सॉलिबिलिटी है, O2 N2 की जो सॉलिबिलिटी है पानी में, गर्मियों में के अंदर घट जाती है। तो दे ऑल्सो बिकम कंफर्टेबल। दे कौन? अरे हो कौन? हु दे? मछलियां। अबे ना आया समझ में तुम्हें? बिल्कुल ही ऐसे ही हो यार, तो थोड़ा खोपड़ी लगाया करो सही से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूं कह रहा हूँ कि अब कोई गैस की सॉलिबिलिटी है और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये, कि गर्मियों के टाइम में मछलियां या व्हेल्स जो होती हैं वो उन रीजन को छोड़ करके ऐसे कंट्रीज में या ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम पर एट ए गिवन सेम प्रेशर आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर O2 N2 की सॉलिबिलिटी घट जाती है। तो O2 N2 की मात्रा अगर कम होगी पानी के अंदर तो दे ऑल्सो बिकम अनकंफर्टेबल एंड दे मूव टू द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज लो। ठंडी जगहों पर चले जाते हैं। तो लिख भी लो इस पॉइंट को, दैट एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। लिख लो इस बात को। ये तो लिख लिया होगा ना, तो हटा देते हैं इसको। ये लो, तो लिख लो यहां पर एक्वेटिक लाइफ फिश, शार्क, शार्क भी तो मछली ही है वैसे तो, एटसेट्रा,
are more comfortable in cold water than in warm water. तो याद रखेंगे इस बात को कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन प्रेशर घट जाती है। क्यों? डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, ऑल बिकॉज ऑफ ली चैटिलियर प्रिंसिपल। आ गई बात समझ में? नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ऑन सॉल्युबिलिटी। तो लिखो थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यही पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, यही पढ़ेंगे, आएगा हेनरीज लॉ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ाओ एट ए गिवन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो क्या बात बोल रहे हैं यहां पर? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इंक्रीजेज। एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो एट ए गिवन टेम्परेचर गैस को का प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। इसी में हेनरीज लॉ आता है। क्या है हेनरीज लॉ? एट ए गिवन टेम्परेचर, लिखते जाओ, परिभाषा है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए काइंड ऑफ डार्लिंग ऑफ IIT JEE। दे लाइक अ लॉट। खूब क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। JEE मेन में, JEE एडवांस में, दे लव द क्वेश्चंस ऑफ दिस हेनरीज लॉ। तो एट ए गिवन टेम्परेचर solubility of a gas solubility of a gas in liquid expressed as its mole fraction in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। ये है परिभाषा, पहले लिख लो। मैं पानी पी लूं। इसको हटा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये तो हमने देख लिया कि गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाओगे गैस का तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ती है। बट हेनरीज लॉ क्या है? हेनरी ने क्या बात कही? हेनरी साहब ने ये कहा कि एट ए गिवन टेम्परेचर solubility of a gas in liquid expressed as its mole fraction in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। देखें तो इसको भी हटा देते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा? ये हटा दो, थोड़ा सा लगेगा, जगह उसमें चाहिए। तो मान लो कोई गैस है तो उसकी solubility of the gas expressed as its mole fraction। तो mole fraction of the gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। अब what is mole fraction of the gas? Moles of gas dissolved upon moles of gas plus moles of solvent and that is directly proportional to, बल्कि ऐसे लिख दो, बाद में लिखेंगे इसको। तो X gas mole fraction of the gas is equal to some constant K
into partial pressure of the gas. यहाँ से partial pressure of the gas can be written 1 upon K into mole fraction of the gas. 1 upon K को एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. चाई गैस, मोल फ्रैक्शन का सिंपल क्या होता है? चाई. चाय नहीं, चाई. X, इसे रेड एज चाई. अरे जैसे फाई होता है ना, फाई, थीटा, इस टाइप से, तो ऐसी क्या है ये? चाय. चाय बोल दो, एक्स बोल दो, एक्स जैसा होता है. एक्स को नीचे से थोड़ी सी ये जो है ना, ये मोड़ देते हैं ऊपर को यूं, इस टाइप से. तो रेड एज चाय, मोल फ्रैक्शन को चाय, एक्स ही बोल दो. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस. इसको यूं भी लिख सकते हो. और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये है हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट वेयर KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट. Where KH is called Henry's law constant. P is the partial pressure of gas. And N is the number of moles. N gas नाम से मालूम पड़ रहा है, number of moles of gas dissolved in solvent. डिजॉल्व की स्पेलिंग सही कर लेते हैं. तो N gas is equal to number of moles of gas dissolved in solvent. And N solvent तो लिखा ही है ना, वो तो चलो ठीक है, बस समझ गए ना. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. तो ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अच्छा एक बात ध्यान दो, ये तो मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती. तो इसका मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो पार्शियल प्रेशर की है. तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट है. अगर ये बार में है तो ये बार में लेना होगा, पास्कल में है तो पास्कल में लेना होगा, एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में लेना होगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन डज नॉट कैरी एनी यूनिट. तो ये था हेनरीज लॉ. अच्छा कई बार अगर गैस की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, सम गैसेस आर वेरी लिटिल सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट को इग्नोर कर सकते हैं. तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड. अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है जो घुल गया पानी में, ये रहा, ये चीयर्स है, पानी है. तो ये जैसे ये पानी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, एयर डिसॉल्व्ड इसमें, एयर मतलब हवा. तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एयर जो है वो नहीं है जो हवा में एटमॉस्फेयर, अरे वो तो इनफाइनाइट है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज, वो उससे मतलब नहीं है. थोड़ी सी हवा इसमें डिसॉल्व्ड होगी ना, इसके अंदर थोड़ी सी हवा इसके अंदर डिसॉल्व्ड होगी, ये वो है नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. ऊपर ना, ऊपर तो जना क्या है, छोड़ो, तो वो तो इनफाइनाइट है, उससे मतलब नहीं है. एक्सक्यूज मी. हाँ तो ये हुआ. अच्छा इस फॉर्मूले को हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं. वो कैसे? यहां लिख लो. फॉर इफ गैस इज little soluble in solvent, that is low solubility,
अगर लो सॉल्युबिलिटी है, जैसे एग्जांपल H2O2 N2 इस टाइप की गैसेस, CH4 एटसेट्रा इन वाटर। तो जैसे गैस बहुत कम सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, तो फिर मोल्स ऑफ गैस कैन बी मच लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो गैस की सॉल्युबिलिटी अगर बहुत कम हो तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोवाइडेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज लो इन दैट गिवन सॉल्वेंट। नोट कर लो। तो हमने N गैस को इग्नोर कर दिया इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अच्छा, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर गैस मिक्सचर ऑल्सो। वो कैसे, पहले लिख लो यहां तक की बात। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस ले लिया, मान लो ये कुछ सॉल्वेंट है और यहां गैस A है, गैस B है, गैस A और B है यहां पर, जिनके पार्शियल प्रेशर PA है, पार्शियल प्रेशर गैस का PB है। तो A भी डिसॉल्व होगी और B भी डिसॉल्व होगी। तो आप क्या अप्लाई करोगे, तो गैस A के लिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A इज इक्वल टू KH फॉर द गैस A इनटू A गैस के लिए इन द गिवन सॉल्वेंट मोल्स ऑफ गैस A अपॉन N टोटल, टोटल मोल्स। N total can be taken as N solvent if the gas is very little soluble in that solvent। ये मोल फ्रैक्शन है गैस का। ऐसी P भी लिख सकते हो, KH ऑफ गैस B इंटू NB अपॉन N टोटल। सो लाइक दैट यू कैन अप्लाई इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी गैस मिक्सचर में यू कैन अप्लाई हेनरीज लॉ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि IIT JEE ने क्वेश्चन पूछा हुआ था एडवांस्ड में, बड़ा आसान सवाल था। उन्होंने कह दिया एक बीकर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है 1 लीटर टाइप, लेंगे वो क्वेश्चन यहां पे अभी, और ओपन बीकर है, खुला है तो इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक एयर विल बी डिसॉल्व्ड इनटू इट। एटमॉस्फेरिक एयर में मेजर गैसेस कौन सी हैं, O2 एंड N2, तो O2 विल बी डिसॉल्व्ड इन, N2 विल बी डिसॉल्व्ड इन। KH की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दी हुई थी, तो उन्होंने यही पूछा था हाउ मच ऑफ द O2 या हाउ मच ऑफ द N2 इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच अमाउंट ऑफ द वाटर। क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो O2 और N2 तो बहुत कम सॉल्युबल होती है पानी में, तो वहां पर हम ये इग्नोर करके इसको इग्नोर कर देते हैं एंड दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड लाइक दिस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्वेश्चन सॉल्विंग में वी कैन टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको हम, वो मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से आप हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, हेनरीज लॉ में एक और पॉइंट होता है, ये तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट था KH, H मींस हेनरीज लॉ कांस्टेंट, so this is Henry's law constant। Henry's law constant of gas B liquid pair, गैस B लिक्विड पेयर, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक काम करो आप पहले 1-2 पॉइंट्स लिखो एज ए नोट करके, लिखो एज ए नोट, ये नोट कर लेंगे, क्वेश्चन इसी के बेसिस पर सॉल्व होंगे। प्रेशर का इफेक्ट पड़ा है टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हुए। एज ए नोट करके लिखें, जैसे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, बट
हेनरीज लॉ जब तक ही एप्लीकेबल है जब तक गैस का बिहेवियर आइडियल हो। दैट मीन्स आइडियल बिहेवियर कब होता है? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो लिखो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल when behavior of gas is ideal, that is at low pressure of gas and high temperature of gas. देखो क्या बात कर रहे हैं। हेनरीज लॉ है क्या? वो लिनियरिटी है। हेनरीज लॉ ये कहता है, देखो हेनरीज लॉ ये नहीं कह रहा कि प्रेशर बढ़ाने पर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, बट वो लिनियरिटी की बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस is directly proportional to the partial pressure of the gas. So Henry's law इसको कहता है कि linear है। So this is linear variation. Linear variation, ये है Henry's law। अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तभी Henry's law एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर ये ले लिया हमने तो बताओ स्लोप कितना हुआ इस स्ट्रेट लाइन का? स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच, तो सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन 1/kh, 1/kh। तो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन बिहेवियर ऑफ द गैस इज आइडियल, दैट मींस एट low pressure of the gas and high temperature of the gas, and linearity means Henry's law। अगर ये linearity lost हो गई, मान लो ऐसा वेरिएशन हुआ, so this follows Henry's law। अच्छा, मान लो ऐसा होता, इसको इधर लिखते हैं, मान लो ग्राफ ऐसा दिया हुआ हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और ग्राफ मान लो ऐसा हो। नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, इट डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ। दिस डज नॉट फॉलो Henry's law। Henry's law means linear variation। Henry's law means linear variation। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये Henry's law है, ये Henry's law फॉलो नहीं कर रहा। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है, बट द बिहेवियर इज नॉट लीनियर, सो यू कैन से दैट इट डज नॉट फॉलो द Henry's law। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर नहीं है यहां पर, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। तो पहला पॉइंट क्या था? Henry's law is applicable for the gases which show the ideal behavior, that means at the low pressure condition and the high temperature of the gas, it follows Henry's law। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको हटा दें, KH के बारे में आएंगे, अभी बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या? Henry's law does not apply on that gas which undergo ionization in that gas, क्योंकि Henry's law लो soluble gases के लिए applicable है, not for the highly soluble gases। तो Henry's law does not apply on gas which undergo ionization। तो Henry's law does not apply on gas which undergoes which undergoes ionization in solvent।
अगर कोई गैस सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइज हो रही है तो इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल, सो डज नॉट अप्लाई ऑन अमोनिया, HCl, CO2 एटसेट्रा इन वाटर। क्यों? अमोनिया बिकम्स अमोनिया अंडरगोज आयोनाइजेशन, पार्शियल आयोनाइजेशन अमोनियम आयन एंड OH माइनस वीक बेस। HCl undergoes the complete ionization। CO2 also पानी के अंदर कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड टूट करके थोड़ी सी मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन देता है, तो ये पानी मिलाओगे तो क्या होगा इसमें HCO3 माइनस एंड H प्लस, तो ये भी आयनों में टूटता है इन ए स्मॉल अमाउंट एंड नॉट एप्लीकेबल। तो याद रखें हेनरीज लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन द गैस विच अंडरगोज आयोनाइजेशन। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए CO2 का तुम तो कर देना। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी इतने प्रेशर पर इतनी है, तो बताओ इतने प्रेशर पर कितनी होगी, आप तो लगा देना लिनियरिटी मानते हुए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ना देखते हैं ये सब बातें, ये तो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट KH की बात कर ले, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, अच्छा वो किस पे डिपेंड करता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट? केवल गैस पे नहीं, गैस लिक्विड पेयर पर। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन गैस लिक्विड पेयर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन गैस लिक्विड पेयर, केवल गैस पे डिपेंड नहीं करता। हायर इज द, बल्कि ऐसे लिख दो KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। गैस इन लिक्विड उतनी कम होगी। KH जितना ज्यादा होगा गैस का at a given conditions of the pressure and temperature, solubility of the gas in the liquid will be low। अच्छा साथ में ये भी याद रखो कि जिस गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो उसका मतलब KH बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर KH increases and therefore solubility decreases at a given pressure। आपने तो पढ़ ली ये बात टेम्परेचर के इफेक्ट में इससे पहले कि गिवन प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है, और सॉल्युबिलिटी घट रही है तो KH बढ़ेगा, तभी तो सॉल्युबिलिटी घटी है। तो KH बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी घटती है ऑन राइज इन टेम्परेचर। जैसे KH का अगर ट्रेंड देखें तो आप यूं कह सकते हो जैसे जो जितनी कम सॉल्युबल होगी KH उतने ज्यादा होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जिनॉन तक ले लो। डिक्रीजिंग KH वैल्यू, अब ये तो पता ही है जिसका मोलर मास ज्यादा होगा पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगी। जिनॉन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हीलियम, हीलियम इज वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल है, तो KH इसका हाई होगा। तो डिक्रीजिंग KH वैल्यू, जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी उसका KH उतना ही कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सिमिलरली मोलर मास के बेसिस पर आप कह सकते हो कि H2O2 एंड मान लो CO2 डिक्रीजिंग KH वैल्यू, मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पर CO2 विल बी मोर सॉल्युबल देन O2, O2 विल बी मोर सॉल्युबल देन H2। सो इस तरीके से KH वैल्यू के बारे में आप कहते हो। तो ये था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन हेनरीज लॉ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं। टेक अप द क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नोट करें, आपको सॉल्व करना है। ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है, एडवांस्ड, और बड़ा आसान सवाल है। ऐसा नहीं होता कि एडवांस का क्वेश्चन हमेशा टफ ही हो। क्या क्वेश्चन है? फाइंड नंबर ऑफ moles of O2 gas dissolved in 900 gram of liquid water at 300 Kelvin. O2 gas इज, बल्कि ऐसे नहीं लो, दोबारा लेते क्वेश्चन को। एयर वाला क्वेश्चन लेंगे, मुझे याद आ गया, मैं कुछ और क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, दोबारा लो। एयर टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर इज इक्विलिब्रेटेड, 5 बार ले लो, equilibrated with 900 gram of water liquid. Find number of moles of O2 dissolved in water at 300 केल्विन। KH दिया हुआ है O2 का इन वाटर, दैट इज 2 × 10⁵ पास्कल, बार ले लो, बार। एंड KH दिया हुआ है N2 का 3 × 10⁵ बार। और एयर का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है O2 एंड N2 है, दिस इज 20% एंड दिस इज 80% बाय वॉल्यूम। ये था वो क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। करो सॉल्व। करो सॉल्व क्वेश्चन। एयर टोटल प्रेशर 5 bar is equilibrated with 900 gram of the liquid water. Find number of moles of the O2 dissolved in water at 300 Kelvin. KH की वैल्यू N2 और O2 के लिए वाटर में दी हुई है और एयर का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 5 bar। तो सॉल्व करो जरा क्वेश्चन को। लाल दिख रहा है? मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसे। नीला ट्राई करते हैं, नीला। हाँ ये फिर भी ठीक है, दिख रहा होगा। अब ध्यान दो, आपको बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, तो क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस विल बी इक्वल टू KH फॉर O2 गैस इनटू मोल्स ऑफ O2 डिसॉल्व्ड अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। O2 की सॉल्युबिलिटी वैसी बहुत कम होती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आपको तो पता है, टोटल प्रेशर 5 है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन कितना है O2 का? 0.2, 20% है ना, तो 0.2, तो 0.2 इनटू टोटल प्रेशर 5 इतने बार इज इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी? 2 × 10⁵ बार इनटू मोल्स ऑफ O2 अपॉन वाटर का मास कितना है? 900 मोल्स चाहिए, तो 900 अपॉन कितना? 18। यही तो हुआ, 50 बार कैंसिल आउट हो गया ये, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 × 10⁵ इंटू मोल्स ऑफ O2 अपॉन 50। तो मोल्स ऑफ O2 जो डिजॉल्व होंगे वो हो जाएंगे, ये 25 बार कैंसिल आउट हो गया, 25 × 10⁻⁻5, साइंटिफिक नोटेशन में 2.5 × 10⁻⁻ कितना? 4 मोल्स। बस यही आंसर है, दैट इज इट, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन था जेई का। ब्लैक ही बढ़िया है, ब्लैक से ही लिखेंगे।
ये क्वेश्चन था, यही आंसर है। डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जेई से हो सकता है एग्जैक्टली मैच ना करे, बट दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, हेनरीज लॉ। और एक सवाल लो, अच्छा टेक वन मोर क्वेश्चन, यहां लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 11.2 ml of methane gas measured at STP. (11.2 ml of methane gas measured at STP is soluble in water at 1 atmosphere and 300 Kelvin. Solubility के टाइम की कंडीशंस ये हैं, बट दिस मच ऑफ द वॉल्यूम वाज मेजर्ड of the methane gas was measured under STP, इतना डिसॉल्व हो गया। At what pressure 10 to the power minus 3 mole of CH4 gas becomes soluble in, अब ये soluble in मान लो ये 300 ml of water, ml liquid water. At what pressure 10 to the power minus 3 moles of methane gas becomes soluble in 500 ml of liquid water at 300 Kelvin. ये है बस सवाल, सॉल्व करो। क्या पॉइंट? 11.2 ml। अच्छा क्वेश्चन में वो पुराने डेटा के क्वेश्चन है, ये आजकल वैसे चलता नहीं है डेटा। मोलर वॉल्यूम मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेक मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल। वैसे ये डेटा सही है नहीं, आजकल गड़बड़ कर देता है डेटा, बट चलो मान लिया हमने। 11.2 ml of the methane gas measured at STP is soluble in 300 ml of water at 1 atmosphere and 300 Kelvin. At what pressure 10 to the power minus, दो बार अप्लाई कर दो हेनरीज लॉ। क्या? प्रेशर ऑफ द गैस 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू KH की वैल्यू वो जो भी होगी इनटू हाउ मच ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस वाज डिसॉल्व्ड, 11.2 डिवाइडेड बाई 22,400, तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ml में लेना है ना, इतने मोल अपॉन वाटर के मोल्स कितने, वाटर की डेंसिटी कुछ ना दी जाए तो 1 ग्राम पर ml माननी है, तो 300 ml मीन्स 300 ग्राम, तो 300 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दोबारा एट व्हाट प्रेशर, मान लो P प्रेशर ले लिया, KH तो सेम ही रहेगा बिकॉज टेम्परेचर इज सेम, इन 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स अपॉन 1, ऐसे ले लो, कैलकुलेशन आसानी आती है। इतने मोल्स डिसॉल्व होने हैं इन 500 ml ऑफ वाटर अपॉन 18, इतने मोल्स। दोनों को डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। पहली कंडीशन पर हेनरीज लॉ, सेकंड कंडीशन पर हेनरीज लॉ, प्रेशर P मान लिया, मान लो केस तो सेम ही रहेगा बिकॉज टेम्परेचर इज सेम फॉर द गिवन गैस लिक्विड पेयर। जरा देखना 18 से 18 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और KH से ये KH कैंसिल, तो 1 अपॉन P की वैल्यू हो गई किसके बराबर, गुणा भाग एक बार थोड़ा कर लेंगे, ये 2 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही हुआ
अपॉन 1/300, तो ये ऊपर चला गया तो ये 1/3 आ गया, इंटू 1/3 दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 1/5। ये 10⁻³ से 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो गया मोल्स में, तो 1/p की वैल्यू आ गई कितनी, 5 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 5 2.5 2.5/3, तो p की वैल्यू हो गई 3/2.5 0 5 6 1.2 एटमॉस्फेयर। आई थिंक यही आंसर होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, गड़बड़ भी हो सकती है, बट जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा दैट वुड बी द राइट आंसर। ये प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। 11.2 ml ऑफ द मीथेन गैस मेजर्ड एट एसटीपी, और क्वेश्चन में दे भी दिया कि टेक मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इज 22.4। वैसे होता नहीं है 22.4, ये पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से होता था, अब तो कितना होता है 22.7, बट ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वैल्यू, तो बस 2 बार हमने हेनरीज लॉ इक्वेशन लगा दी। 1 = kh इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम अपॉन मास वाटर का 300 ml है तो 300 ग्राम ही हो गया, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml अपॉन 18। दोबारा फिर अप्लाई किया, सॉल्व किया, यू गेट 1.2। सॉल्व कर लेना एक बार केयरफुली। सो लाइक दैट यू डू द कैलकुलेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एक और छोटा सा सवाल ले लो। अच्छा, मैं क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना चाहता हूं उसमें, ये नोट कर लो पहले। हेनरीज लॉ तो फिनिश हो गया, अब तो आप हेनरीज लॉ पे कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी एट 0.6 एटमॉस्फेयर। बस इतना सा सवाल है। तो सर ये तो बहुत आसान है, कैसे कैसे? अरे ये तो बड़ा आसान है भाई। 1 एटमॉस्फेयर पर सॉल्युबिलिटी है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर ऑफ द गैस, मतलब पर लीटर ऑफ द लिक्विड दीज मेनी मोल्स ऑफ द गैस आर डिसॉल्व्ड। तो फिर 0.6 एटमॉस्फेयर पर कितनी होगी? क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, 2 × 10⁻³ अपॉन 1 × 0.6, 1.2 × 10⁻³ मोल पर लीटर आ गया, यही आंसर है। तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या कहना चाह रहे थे आप? हमें तो कुछ ना लगा इसमें कोई खास बात। अब यही तो बात है इसमें एक खास बात। क्या खास बात है? खास बात यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट 1 एटमॉस्फेयर इतनी है। सर सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन में लेते हैं ना हेनरीज लॉ के हिसाब से। मोल फ्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी और मोलैलिटी इज आल्सो अनदर कंसंट्रेशन टर्म। तो क्वेश्चन में स्पीक द सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और मे बी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। जैसे हेनरीज लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ये KH था हेनरीज लॉ। तो सॉल्युबिलिटी किस में ली थी? ये सॉल्युबिलिटी थी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। आप यूं भी तो कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट K इंटू मोलैलिटी या मोलैरिटी ऑफ गैस। ऐसे भी तो ले सकते हो। दिस टाइम दिस कांस्टेंट K नीड नॉट बी इक्वल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। भाई आप बुद्धि लगाओ। अरे सॉलिड, ये भी तो एक कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है।
and solubility of the gas in the liquid, that means concentration is directly proportional to the partial pressure of the gas. उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो KH है, मोलैरिटी ले रहे हैं तो कुछ और होगा, बट वुड बी सेम, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे क्वेश्चन में क्या माना जाता है, सेम। तो याद रखें KH केवल जब आता है जब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख रहे हूं, अदरवाइज सम अदर कांस्टेंट विल कम इफ द सॉल्युबिलिटी इज टेकन इन सम अदर टर्म लाइक मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑफ द गैस। दैट इज इट। ये था चैप्टर के 3 पार्ट थे। कौन से 3 पार्ट? चैप्टर का नाम क्या था? लिक्विड सॉल्यूशन। कई बार लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, वो ठीक है, बट चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और इस चैप्टर के 3 मेन पार्ट थे हमें जो पढ़ने थे, 3 तरह के सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड हो गया, राउल्ट्स लॉ निपट गया, गॉन। गैस इन लिक्विड अभी निपटाना, हेनरीज लॉ। और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वी हैव टू स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सब हो गया। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, हेडिंग लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये हटा देते हैं। Colligative properties. Of solution of liquid solution. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होती हैं। Colligative properties of liquid solution, dilute solution. What is colligative property? ये वो प्रॉपर्टी है लिक्विड सॉल्यूशंस की जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं कि कितने पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उनकी नेचर पर, कौन से टाइप का पार्टिकल है उस पर डिपेंड नहीं करते। तो लिखो डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Properties of liquid solution which depend only on number of solute particles present in solution and does not depend on or do not depend on the properties of liquid solution which depend only on number of solute particles present in the solution and do not depend on nature of solute particles. Nature of solute particles. ऐसे सॉल्यूट प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, कौन सी 4? फर्स्ट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब डिक्रीज हो जाना, lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, third, depression in freezing point, and fourth, osmotic pressure.
ये कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे, टाइप पे डिपेंड नहीं करती। मतलब 1 मोल आप यूरिया डिसॉल्व करो और सॉल्यूशन बनाओ पानी के अंदर, या 1 मोल ग्लूकोज मिलाओ, दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। एंड दीज आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों को पढ़ना है डिटेल में। आईआईटी में खूब क्वेश्चन आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। अभी 2020 2019 में भी जेई मेन में अब इतने सारे पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और टर्म, सॉल्यूशन की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। एक और टर्म यूज करते हैं, आंधी चल रही है बाहर, पेड़ तेज आंधी चल रही है, सही है, बढ़िया है, बारिश होने वाली है, कोई बात नहीं। तो कॉलिगेटिव 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन जो कि केवल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं। और दूसरा प्रॉपर्टी होती है जो नंबर पे भी डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो लिखेंगे, एक नोट करके लिख लेंगे इस बात को। नोट करके लिख लो, constitutional properties are those which depend on both number of particles as well as nature of particles of solute in solution. तो constitutional properties are those which depend on number of particles as well as nature of particles of solution, जबकि colligative properties कौन सी हैं जो केवल number of particles पर डिपेंड करें, कौन से पार्टिकल हैं उनकी नेचर पर डिपेंड ना करें। जैसे एग्जांपल, कंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। खैर, हमारा फोकस अभी किस पर है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट वन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग लिखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हटाए थे। फर्स्ट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है ये? जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल कौन सा होता है? जिसका वेपर प्रेशर क्या हो? 0 हो। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in volatile liquid vapor pressure decreases। ऑब्वियस सी बात है, ये तो राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ लिया हमने कि कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम किसी वॉलेटाइल लिक्विड में मिला दें तो वेपर प्रेशर घट जाता है। इसी बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर घटना। मान लो P0 हम वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्म यूज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
containing non-volatile solute। non-volatile solute कैसे, जैसे कौन, शुगर, सॉल्ट etc. तो P0 is the vapor pressure of the pure solvent at a given temperature, PS is the vapor pressure of solution, और PA0 माइनस PS जो होगा, ऑब्वियसली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, आप पानी के अंदर चीनी घोल दो, शक्कर, शरबत बना दो उसे, तो वो जो शरबत बना है उसकी सरफेस पर शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन इज डिक्रीज्ड। मैंने समझाया भी था जब हम पढ़ रहे थे राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर घट जाता है तो PS विल बी लेस देन P0, तो P0 माइनस PS इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरीके से बोलते हो आप, और यहीं पे एक टर्म बोलते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव क्यों? विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और RLVP, इसे बोलते हैं RLVP। P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल है। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक सॉल्ट और शुगर। तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी एज पर राउल्ट्स लॉ, और P0 माइनस PS कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P0 माइनस PS अपॉन P0 विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर, इट इज कॉल्ड RLVP। बहुत ही फेमस टर्म है RLVP। तो क्या है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या था कि मोल, आपने पढ़ा भी है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू x सॉल्यूट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इनटू P0 ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात पता है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो 0 है, क्यों? नॉन वॉलेटाइल। अरे भाई सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्ट या शुगर है, तो उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो ये आ गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हो गया PS इज इक्वल टू x सॉल्वेंट इनटू P0। हमने P0 सिंबल यूज किया था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या यूज किया था? P0। तो यहां से जरा देखना, PS अपॉन P0 की वैल्यू कितनी हो गई? x सॉल्वेंट। आप एक काम करो, दोनों तरफ माइनस साइन लगा दो और 1 जोड़ दो, कोई अंतर थोड़ी पड़ा। दोनों तरफ माइनस साइन लगा और दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, तो जरा देखना क्या बन गया ये? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस x सॉल्वेंट, क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, which is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. So this is the formula, this is RLVP, and this is mole fraction of the solute, जहां पर n कौन है? number of moles of solute, और कैपिटल N कौन है? number of मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यही है राउल्ट्स लॉ कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाया जाता है, देन द RLVP या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही है नियम। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x सॉल्यूट, और x सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में दोनों आ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स भी और सॉल्वेंट के मोल्स भी।
तो ये था फॉर्मूला जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे नहीं करेंगे, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज बस यही स्टॉप करते हैं, बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट था।